हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई मैं हूं चंदन एक बार पुनः इस वीडियो में प्रेजेंट हो चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली नई वैकेंसी 35,000 एएनएम की नई नौकरी है। इसमें अगर आपको भी एक सीट पक्की करनी है, अगर आपको भी नौकरी लेना है तो चिंता किस बात की। अब आपको पढ़ाने के लिए, आपकी क्लास लेने के लिए मैं आ चुका हूँ और आज ये चौथा क्लास लेने वाला हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चौथा क्लास है। बीबीए क्वेश्चन कराऊंगा। ये फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट के रूप में भी है। तो एएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस क्लास को करेंगे ही, साथ ही सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जब तक आएंगे तब तक में सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी पास आउट कर लिए होंगे। तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होंगे। और जो कैंडिडेट पास आउट कर चुके हैं वो तो पढ़ेंगे ही। तो सारे कैंडिडेट मिल करके ये क्लास करेंगे। और मैं एक बात और बताऊंगा, जिन कैंडिडेटों की क्लास छूट गया है टेंशन मत लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में एएनएम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सारा क्लास कर लीजिए, सारा 3 का 3 क्लास। उसके अलावा मिडवाइफरी का क्लास हो चुका है 3-4, शायद 5 क्लास तक हो चुका है। मिडवाइफरी का क्लास का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी देख लीजिए। जीके जीएस का भी क्लास देखिए, सारा क्लास लगातार ले रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लास करिए। आज विलंब नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्लास की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें। वहां से ज्वाइन करने पर कोई भी नई जानकारी आएगी तो डॉट हमसे पूछ सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एएनएम की जितने भी सिस्टर अभी तक नहीं जुड़ी है चैनल से, सबको शेयर कर दीजिए, सबको जोड़िए। बिहार में एकमात्र स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जानकारी देने वाला चैनल है, जो सबसे पहले आपको हम सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं और कराते रहेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स क्लास को। आज के इस क्लास पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आज मैं जो क्लास कराने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन क्लास कराऊंगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे साथियों, आज जो पहला क्लास रहेगा और क्वेश्चन पहला रहेगा वो 40 से शुरू हम लोग करेंगे और ये 40 नंबर से शुरू करेंगे। और शुरू करते हैं, निम्न में से कौन सा रक्त जनित संक्रमण है। अब यहाँ पर 4 संक्रमण का नाम बताया गया है, इनमें से बताना है कौन सा रक्त जनित संक्रमण है। पहला है बील की बीमारी, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, प्लेग, चिकनगुनिया। तो बताना है कौन सा रक्त जनित संक्रमण है इन चारों में से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो रक्त जनित संक्रमण की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस बी, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। रक्त जनित संक्रामक कौन हो गया संक्रमण, तो हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सा जूनोसिस या जूनोटिक रोग है। कह रहा है कौन सा इनमें से जूनोसिस या जूनोटिक रोग है। ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया, रेबीज या एड्स। चलिए फटाफट बताइए, जीनोसिस या फिर जीनोटिक रोग कौन सा इन चारों में से। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आप लोग मैच करिएगा तो जीनोसिस या फिर जीनोटिक रोग की बात करेंगे तो ये रेबीज है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। रेबीज है एक जीनोटिक रोग या फिर जीनोसिस भी इसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। दोस्तों पूरी क्लास अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, आप लोग लाइक करने के लिए कहना नहीं पड़े। ये क्वेश्चन इस तरह से है, अस्पताल के कचरे के लिए सबसे अच्छा और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका कौन सी है। अब कह रहा है कि अस्पताल के में जो कचरा होता है उसे सबसे अच्छे और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने के लिए कौन सा तरीका सही होगा। रासायनिक कीटाणु शोधन का, भूमि निपटान का, जरीकरण का या भस्मीकरण का। कौन सा यहाँ पर सुविधा अच्छा होगा, तरीका अच्छा होगा अस्पताल के कचरे को निपटाने के लिए, उसे व्यापक रूप से इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर डी, भस्मीकरण। भस्मीकरण प्रोसेस करके कचरे का सबसे अच्छा व्यापक और इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों के लिए सबसे अच्छा अनुशंसित बीएमआई बॉडी मास इंडेक्सन क्या है। वयस्कों के लिए सबसे अच्छा बॉडी मास इंडेक्सन क्या है, बीएमआई कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या है, 15-19, 19-25, 25-30 या 31-35। तो अगर वयस्कों के लिए अगर अनुशंसित बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर 19-25 हो जाएगा। 19-25 के बीच में अगर हैं हम लोग सही मानेंगे व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वयस्क व्यक्ति के लिए अनुशंसित बीएमआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मी आशा के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। कह रहा है कि कौन सा कर्मी जो आशा को प्रशिक्षण दे सकते हैं। ऑप्शन है एएनएम, एलएचबी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ए&सी दोनों। तो बताइए कौन से कर्मी है जो आशा को प्रशिक्षण के रूप में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, यानी कि आशा को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी में है ए एंड सी, यानी कि एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आशा का प्रशिक्षण एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS का नाम सुने होंगे, बाल विकास सेवा योजना में संशोधित मानदंडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी केंद्र कितनी आबादी को कवर करेगी, यानी कि एक आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है वो कितने आबादी को कवर करता है, आंगनवाड़ी केंद्र कितने जनसंख्या पर होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ऑप्शन है 500 से 1000, 1000 से 1500, 400 से 800 या 800 से 1200। तो चलिए बताइए, आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं वो कितने आबादी को कवर करते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। 400 से 800 की जहाँ पर आबादी होते हैं वहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NHM, है ना, NUHM राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत एक आशा कितने आबादी पर सेवा प्रदान करती है। देखिए ये शहरी की बात है, या शहरी की यहाँ पर बात आ गया, वो था ग्रामीण का और ये है शहरी का। शहरी की बात करेंगे तो 1000 से 2500 की आबादी पर आशा कितने आबादी पर सेवा प्रदान करेगी। शहर में आशा कितने आबादी पर सेवा प्रदान करती है, 1000 से 2500, 1000 से 1500, 200 से 500 या ए एंड सी दोनों। तो ऑप्शन यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो इसका ए एंड सी दोनों हो जाएगा, ए एंड सी दोनों, यानी कि 1000 से 2500, 200 से 500 परिवार। अगर परिवार में बात करिएगा तो 200 से 500 परिवार होना चाहिए, यानी कि घर 200 घर इतना परिवार। जनसंख्या में बात करिएगा तो 1000 से 2500 के बीच में जनसंख्या होना चाहिए। तो दोनों सही है, जहाँ जनसंख्या रहेगा तो 1000 से 25, अब परिवार यानी कितने घर पे कितने परिवार पे, तो 200 से 500 के बीच में परिवार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में HIV संक्रमित रोगियों में सबसे आम अवसरवादी संक्रमण क्या है। कह रहा है कि भारत में जो HIV संक्रमित रोगी होता है उसमें सबसे आम अवसरवादी संक्रमण क्या है। ऑप्शन है न्यूमोसोटिस केरिन निमोनिया, तपेदिक, कपोसी सरोकोमा, क्रिप्टोकोल मोनेजाइटिस। बताइए सबसे आम यहाँ पर सबसे आम अवसरवादी संक्रमण क्या है HIV संक्रमित रोगियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। क्या हो जाएगा, तपेदिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, निम्नलिखित में कौन सा रोगी निरोधी कीटाणु शोधन का एक उदाहरण है। रोग निरोधी कीटाणु शोधन का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से, हाथ धोना, दूध का पाश्चीकरण, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का उपयोग, या ये सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग मैच करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कि यहाँ पर बात करिएगा कौन सी रोग निरोधी कीटाणु शोधन का एक उदाहरण है। तो कीटाणु शोधन का एक अगर आप लोग रोग निरोधी देखेंगे यहाँ से तो डी हो जाएगा, यानी से सभी, यानी कि हाथ धोना भी चाहिए, उससे आप लोग कीटाणु से दूर रहेंगे। दूध का पाश्चुरीकरण करके यूज करना चाहिए, खाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ये भी कीटाणु को दूर करते हैं। और पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन की गोली का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, तीनों का प्रयोग करके कीटाणु से आप लोग दूर रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है। कौन सा एक बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है। ऑप्शन है एथम्ब्यूटोल, रिम्फेंसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पैराजेनिमाइड। तो इसमें से कह रहा है बैक्टीरियोटिक दवा कौन सी है। तो बैक्टीरियोटिक दवा की बात करेंगे तो एथम्ब्यूटोल एक बैक्टीरियोटिक दवा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। बैक्टीरियोस्टेटिक दवा जो बात करेंगे तो एथम्ब्यूटोल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक जीवाणु नाशक दवा है। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जीवाणु नाशक दवा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्सिन, पैराजिनामाइड या ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा एक जीवाणु नाशक दवा है। तो जीवाणु नाशक दवा की बात करिएगा तो ये सभी, यानी कि तीनों का तीनों आपको जीवाणु नाशक दवा ही है। तो याद रखेंगे जीवाणु नाशक दवा का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड, है ना। ये तीनों का तीनों यहाँ पर जीवाणु नाशक दवा है। दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोई माँ अपने 18 महीने के बच्चे को अस्पताल में ले जाती है जिसे एक भी टीका से प्रतिरक्षित नहीं किए हैं, इस समय को छोड़कर कौन सी टीका दिया जा सकता है। यानी कि अभी तक एक भी यहाँ पर टीका इस्तेमाल नहीं किए हैं तो कौन सी टीका उसे दिया जा सकता है। इस समय कौन सी टीका छोड़ करके उसे दिया जा सकता है। तो इस स्थिति में बात करेगा
तो BCG का टीका छोड़ करके इस समय दिया जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आप लोग फिर से समझ लीजिए। यदि कोई माँ 18 महीने के बच्चों को अस्पताल में ले जाती है, देखिए 18 महीने का बच्चा है और एक भी टीका से प्रतिरक्षित नहीं किया गया है, तो इस समय BCG को टीका को छोड़ करके, किस टीका को छोड़ करके, तो BCG का टीका को छोड़ करके बाकी टीका दिया जा सकता है। यानी DPT प्रथम, OPV प्रथम, खसरा, ये सारे टीका दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप लोग को D सही है। और बाकी यहाँ पर दिया जा सकता है DPT, OPV, खसरा और BCG को छोड़ करके। तो आपने 51 तक आज की क्लास में क्वेश्चन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।